Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous video, we have discussed what is romantic age and its characteristics. Today, we are going to discuss poets of the romantic age. हमने लास्ट वीडियो में रोमांटिक एज क्या है, इसका पॉलिटिकल सोशल जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि किस किस वजह से रोमांटिक एज जो है क्लासिकल राइटिंग रोमांटिक राइटिंग से रिप्लेस होती है। तो आज हम जो है रोमांटिक एज के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द पोइट्स द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। क्लासिफाई करना मेन जो है वो दर्जा बंदी करना, ग्रुप्स बनाना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो रोमांटिक एज की जो पोइट्री है, जो पोइट्स हैं, उनको आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ द लेक स्कूल कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ कॉलेज इन सऊदी। जो लेक स्कूल में पोइट्स आते हैं वो हैं वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सऊदी। अब इन्हें लेक स्कूल क्यों कहा जाता है, लेक पोइट्स क्यों कहा जाता है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। देन सेकेंड ग्रुप इज़ द स्कॉट ग्रुप इंक्लूडिंग कैम्बल एंड मोर। दूसरा ग्रुप जो है वो स्कॉट ग्रुप है, स्कॉट ग्रुप कहलाता है। जो क्या कहते हैं, स्कॉट ग्रुप, स्कॉट जो है वो राइटर है, ठीक है, और पोइट था, और इसकी एक पोइम जो बहुत फेमस थी, तो इसी वजह से जो है बाद में इसको स्कॉट ग्रुप का नाम दे दिया गया, जिसमें कैम्बल और मोर भी आते हैं। और जो थर्ड ग्रुप है, ग्रुप कंप्राइजिंग बायरन, शेले एंड केट्स। और थर्ड ग्रुप में आते हैं बायरन, शेले एंड केट्स। इसे जो है यंगर ग्रुप भी कहा जाता है, और जो लेक स्कूल है उसे ओल्डर पोइट्स का भी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप से वर डिस्टिंक्टली अर्लियर देन द थर्ड। अब जो पहले 2 ग्रुप्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है लेक स्कूल की और स्कॉट ग्रुप की, कि जो पहले 2 ग्रुप्स थे वर डिस्टिंक्टली अर्लियर, वाजिया तौर पर पहले थे, ठीक है, तीसरे के मुकाबले में। यानी कि जो 2 ग्रुप थे, स्कॉट ग्रुप और लेक स्कूल, ये हमें जो है वो स्टार्ट में मिलते हैं 19th सेंचुरी के और लेट 18th सेंचुरी में। So we have 2 8 years flood period of supremely great poetry. So अब हमारे पास जो है वी हैव 2 8 years फ्लड पीरियड। हमारे पास 2 पीरियड्स हैं 8 साल के, 8 साल। यानी कि स्कॉट ग्रुप तो इतना फेमस नहीं था, लेक स्कूल भी ये जो है 8 साल पर मुहित था, और ये जो क्या कहते हैं जो ग्रुप ये बायरन और शेले वाला था, जिसे यंग ग्रुप कहते हैं, थर्ड ग्रुप, ये भी 8 साल पर मुहित था। जो तो हमारे पास जो है 2 पीरियड्स हैं जो 8 साल पर मुहित थे। और यहाँ पे फ्लड 8 years फ्लड पीरियड्स ऑफ सुप्रीमली ग्रेट पोइट्री। तो यहाँ पे जो है इसे कहा जा रहा है कि 2 8 साल हमारे पास पीरियड्स मौजूद हैं जिसमें शायरी का सैलाब आया। फ्लड, शायरी का सैलाब, सैलाब से मुराद की बहुत तादाद में जो है वो पोइट्री लिखी गई। तो रोमांटिक एज में ज़्यादातर जो है वो पोइट्री लिखी गई। नेमली अब वो जो 2 8 साल हैं, 2 8 years फ्लड पीरियड जो है, उनको जो पहला पीरियड है उसे उसका ड्यूरेशन कब है, 1798 से 806 तक उसका ड्यूरेशन है, जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज का वर्क आता है। एंड 1816 टू 1824, ठीक है। और दूसरा जो 8 साल पीरियड है वो 1816 से 1824 तक है, जिसमें शेले और केट्स और बायरन ने अपनी क्या कहते हैं सलाहियत को बरोए कार लाते हुए रोमांटिक एज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब ये दोनों एज इन दोनों एज के दरमियान जो पीरियड आया, ठीक है, जिसे स्कॉट ग्रुप हम कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, लेक पोइट्स। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्हें लेक पोइट्स क्यों कहा जाता है। लेक जो है एक्चुअली ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। लेक जो है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिसे लेक्स या लेक लैंड के नाम से भी जाना जाता है।
और ये शुमाल मगरबी इंग्लैंड का पहाड़ी इलाका है और हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए बहुत फेमस है और झीलों और पहाड़ों की वजह से बहुत फेमस है। अब ये जो लेक है, ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे तो हम लेक उर्दू में झील को कहते हैं, लेकिन जो है ये शुमाल मगरबी इंग्लैंड में एक पहाड़ी इलाका है जिसे लेक लैंड भी कहा जाता है और लेक्स के नाम से भी ये जानी जाती है। So Lake Boys formed a school in the sense that they worked in close cooperation and their lives were spent partially in the Lake District. तो जो लेक बॉयज़ थे उन्होंने क्या फॉर्म तश्कील दिया एक स्कूल इन द सेंस इसको मद्देनज़र रखते हुए दैट दे वर्कड इन क्लोज कोऑपरेशन के उन्होंने जो है वो मिलजुल कर काम किया, कॉपरेशन में काम किया, यानी कि जो वर्क लिखा वो कंट्रीब्यूशन में लिखा, कंट्रीब्यूट किया कि आधा उसने लिखा और आधा उसने लिखा। एंड देयर लाइव्स वर स्पेंड पार्शली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट और उनकी मतलब उन्होंने जो वहाँ पे टाइम गुजारा वो क्या कहते हैं कुछ देयर लाइव्स उनकी उन्होंने अपना वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा लेक डिस्ट्रिक्ट में। ओनली वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न दिया, सिर्फ वर्ड्सवर्थ वहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो आपने याद रखने हैं वर्ड्सवर्थ थे जो सिर्फ लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, बट ऑल द थ्री लिव्ड देयर फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड। लेकिन बाकी जो थे वहाँ पे ऑल द थ्री, तीनों की बात हो रही है, कॉलेज, साउथी एंड वर्ड्सवर्थ, वहाँ पे रहे थोड़े अरसे के लिए या एक लंबे अरसे के लिए। Linked together by a friendship, they were still further united by the mutual ardor of their revolutionary ideas in youth. अच्छा, लिंक टुगेदर बाय फ्रेंडशिप, अब ये लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे? फ्रेंड्स भी थे, कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ जो है वो फ्रेंड्स भी थे एंड दे वर स्टिल फर्दर यूनाइटेड और जो है वो मुत्तहिद हुए। वो अब भी देवर स्टिल मुत्तहिद जो है वो अब भी मुत्तहिद थे, इकट्ठे थे बाय द म्यूचुअल आर्डर ऑफ देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। म्यूचुअल आर्डर आर्डर यानी उनका जो पैशन था, जो उनका शौक़ था, जो उनका जज्बा था एक चेंज लाने का, रेवोल्यूशन लाने का, ठीक है, उस वजह से भी जो है ना ऑफ देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, इनकलाबी जो नज़रियात थे इन यूथ उनकी जवानी में, उस वजह से भी वो जुड़े हुए थे। एंड बाय द कॉमन रिएक्शन विच फॉलोड इन देयर राइपर ईयर्स। अच्छा, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज ने कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था दैट इज़ कॉल्ड लिरिकल बैलेट। 1798 में वो वर्क लिखा था, ये आगे हम जो है वो पढ़ भी रहेंगे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज जो है एक दूसरे के साथ बहुत एक लंबा अरसा उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा एंड प्रोड्यूस द लिरिकल बैलेड। और क्या इन्होंने लिखा साथ मिलकर, क्या कौन सा वर्क लिखा? लिरिकल बैलेड बाय जॉइंट एफर्ट, ठीक है, मुश्तरका कोशिश से, मुश्तरका जो है उन्होंने एफ़र्ट्स की। और लिरिकल बैलेड कब लिखी? 1798 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि लिरिकल बैलेड जो है वो 1798 में पब्लिश हुई थी। एंड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज ने कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा था। लिरिकल बैलेड में टोटल जो है वो 23 पोइम्स थी, कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं ये। लिरिकल बैलेड 23 पोइम्स थी, इसमें 19 poems were contributed by Wordsworth and 4 poems were contributed by Coleridge। कॉलेज की 4 पोइम्स थी और वर्ड्सवर्थ की 19 पोइम्स थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। दे हैड ओरिजिनल जीनियस, असल उनके पास असल जो है वो जहानत थी, मतलब फेक नहीं थी। एंड व्हाट दे अचीव्ड, और जो भी उन्होंने हासिल किया इन द रिल्म ऑफ पोइट्री, रिल्म दायरे में, ठीक है, पोइट्री के दायरे में, पोइट्री के शोबे में जो भी उन्होंने हासिल किया वॉज सपोर्टेड बाय साउथी, ठीक है,
मतलब जो भी उन्होंने अचीव किया तो साउथी की उनको बहुत ज़्यादा फेवर हासिल थी। who himself did not possess much creative imagination, uh, who himself did not possess मतलब वैसे तो साउथी ने कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन साउथी खुद इतना खुद के पास उसके पास इतनी इमेजिनेटिव पार्ट नहीं थी कि वो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की तरह कोई इमेजिनेटिव पोइट्री लिख सकता है, कि उसकी पोइट्री ऐसी होती जिसे हम कह सकते हैं कि वाओ, वर्ड्सवर्थ की तरह कॉलेज भी जो है वो मार्वलस है, उसने भी बहुत इमेजिनेशन क्रिएट की है। द लिटरेरी रेवोल्यूशन विच इज़ एसोसिएटेड विद देयर नेम was accomplished in 1800। द लिटरेरी रेवोल्यूशन क्या है? लिटरेरी रेवोल्यूशन जो है वो जो इन अदबी इनकलाब है, ठीक है, जो उनके नाम मंसूख किया जाता है, मंसूब किया जाता है उनके नाम से, ठीक है, वॉज अकम्प्लिश इन 1800। 1800 में वो पूरा हुआ है। व्हेन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, जब जो है सेकेंड एडिशन में लिरिकल बैलेड के वैसे 4 एडिशन हैं, 4 पब्लिश हुए थे। चले हम बात कर रहे थे कि लिटरेरी रेवोल्यूशन जो था, जो अदबी इनकलाब था, जो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज से एसोसिएट किया जाता है, उनके नाम से मंसूब किया जाता है, वो 1800 में पूरा हुआ, ठीक है। जब जो है लिरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ, लिरिकल बैलेड का जो सेकेंड एडिशन था वो था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेड थी, ठीक है, लिरिकल बैलेड में जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स थी, 23 पोइम्स थी जिसमें, ठीक है, उसमें वर्ड्सवर्थ ने नेचर को, कॉमन लैंग्वेज को, रस्टिक लाइफ को क्यों चूज़ किया, उस उसको डिस्कस किया, उसको उसने जो है जस्टिफिकेशन, आप कह लें जस्टिफिकेशन दी कि क्या रीज़न थी, किस रीज़न की वजह से उसने जो है कॉमन लैंग्वेज को और रस्टिक लाइफ को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया। उसके अलावा कॉलेज ने भी जो है एक क्रिटिकल वर्क लिखा था, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का ये एक ही क्रिटिकल वर्क है एक्चुअली। इसमें वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस लिखा था ये इसका क्रिटिकल वर्क माना जाता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। और इसमें इन्होंने अपना ही जो वर्क था लिरिकल बैलेड उसको डिफेंड किया था। तो वर्ड्सवर्थ को देखते हुए कॉलेज को लगा कि उसको भी जो है वो अपनी पोइट्री का डिफेंस लिखना चाहिए, तो उनकी भी एक कोई कलेक्शन थी, उस कलेक्शन के लिए वो प्रीफेस लिखने बैठे, लेकिन उन्होंने जो है प्रीफेस के बजाय कोई बहुत ही लंबा चौड़ा वर्क लिख दिया जिसे बायोग्राफिया लिटरेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें 23 चैप्टर्स हैं। और उसी को जो है माना जाता है कि उसमें जो है जब कॉलेज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया पोइट्री को लेकर, तो वो वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। जब दो पॉइंट ऑफ व्यू निकले तो फिर बाद में जो है क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि जी कॉलेज ने तो वर्ड्सवर्थ पे क्रिटिसिज्म किया है। तो ये आपने याद रखना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 1817 में पब्लिश हुई थी और ये कॉलेज का क्रिटिकल वर्क है। और इसमें जो है ये जो पैराग्राफ है इसमें कॉलेज ने बताया है कि वो दोनों फ्रेंड्स थे और किस तरह से उन्होंने प्लान किया लिरिकल बैलेड को लिखने का। तो ऐसा कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे पोइट्स हैं, हम पोइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम पोइट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलें पोइट्स में हमारे जो है वो आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे पहले। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 1770 में, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ नाम की जगह पर जो है वो पैदा हुए। एक रोमांटिक पोइट थे, पोइट ऑफ नेचर भी जिसे कहा जाता है। और वर्ड्सवर्थ जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद ये फ्रांस चले गए और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिर वापस आ गए, ठीक है। उसके अलावा जो है ये पोइट लॉरेट भी रही हैं 1843 से 1850 तक। 1850 में इनकी डेथ जो है वो हो जाती है।
और वैसे तो ये जो है 1790 सॉरी 1770 में पैदा हुए थे। और इनका जो रोमांटिक एज में आते हैं, ठीक है, रोमांटिक पोइट हैं। कहा जाता है कि 1820 के बाद वर्ड्सवर्थ ने कोई मतलब मार्वलस वर्क नहीं लिखा। वैसे तो ये 1850 तक जो है वो जिंदा रहे, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक पीरियड के बहुत बड़े शायर थे। द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक मूवमेंट गोज़ टू हिम। अब जो रोमांटिक मोमेंट का की आगाज़ का इब्तिदा का जो सहरा जाता है वो वर्ड्सवर्थ को ही जाता है, गोज़ टू हिम, इसी को जाता है। ही रिफ्यूज़ टू अबाइड बाय एनी पोइटिक कन्वेंशन एंड रूल्स। ही रिफ्यूज़, उसने इनकार कर दिया, टू अबाइड, अबाइड मीन फॉलो करने से, ठीक है, बाय एनी पोइटिक कन्वेंशन एंड रूल्स। जो भी शेरी, जो भी अदब को लिखने की रवायात थी, शायरी को लिखने के असूल थे, कन्वेंशन, रवायात, रूल्स, असूल, तो उसने इनकार कर दिया कि वो किसी रवायत को, किसी रूल को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, वो नहीं करने वाला ये आर्टिफिशियल स्टाइल को फॉलो। एंड फॉर्ज हिज ओन वे, एंड फॉर्ज हिज ओन वे इन द रेलम ऑफ पोइट्री। और उसने क्या किया, अपना ही, फॉर्ज्ड हिज ऑन वे, अपना रास्ता अपनाया पोइट्री के दायरे में, पोइट्री के शोबे में। उसने अपना स्टाइल, जो उसका अपना था, जो ओरिजिनलिटी थी उसकी, जो उसका अंदर कहता था, उसको वो लेके चला। बजाय कि वो जो एक कन्वेंशन था कि राइटिंग को आप, पोइट्री को आपने इस तरह से लिखना है, सोनेट है उसको आपने इस तरह से लिखना है, ऑड है उसमें आपने ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, उसने इस तरह की कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं की, कोई रूल को फॉलो नहीं किया, किसी मॉडल को फॉलो नहीं किया। He stood against many generations of great poets and critics. He stood against many generations। अब जो है वो खड़ा हुआ, बहुत सारी जो है जनरेशन्स, बहुत सारी मैनी जनरेशन, बहुत सारी जो नस्लें थी, ठीक है, अब पीछे जाने वाले जो भी पोइट्स थे, जो भी बड़े शायर थे, ग्रेट पोइट्स एंड क्रिटिक्स, जो भी तनकीद निगार थे, उन सब के स्टाइल के अगेंस्ट, यानी कि जिस तरह का वो लिखा। अब देखें, ड्राइडन एक जो है रेस्टोरेशन एज का एक बड़ा नाम है, एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जो जाना जाता है। पोप, पोप एक कितना बड़ा नाम है, ठीक है, क्लासिकल राइटिंग्स में, जिसने जो है वो क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया एंड जोर दिया कि जो है क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करके ही आप बेहतरीन पोइट्री प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरह सैमुअल जॉनसन। तो इसने इन सारे जो क्या कहते हैं बड़े बड़े पोइट्स थे, इन सब के स्टाइल को, वे ऑफ राइटिंग को, सबको रिजेक्ट किया कि ये आर्टिफिशियल राइटिंग इन्होंने लिखी है, इन्होंने बनावटी पोइट्री लिखी है, इन्होंने तो सिर्फ इमिटेट किया है, कॉपी की है, इन्होंने अपना क्या लिखा है। एंड मेड वे फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री। और जो है एक नया ही रास्ता बनाया फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, नई किस्म की शायरी के लिए। He declared a poet is a man endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness. He declared, अब यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करना, ऑफिशियली किसी बात का जो है वो ऐलान करना, अनाउंस करना, ठीक है। अब ये अनाउंस कहाँ किया, इसने कहाँ डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर की बात हो रही है। इसमें ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से ली गई है, जिसमें उन्होंने पोइट का बताया कि एक पोइट को कैसा होना चाहिए या एक पोइट कैसा होता है। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट जो उन्होंने 1800 में पब्लिश किया था। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट का के इंट्रोडक्शन में लिखा गया था, उसके डिफेंस में लिखा गया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक पोइट कैसा होता है। अ पोइट इज़ अ मैन इंडाउड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। इन इंडाउड हियर मीन कि एक जो शायर होता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं, इंडाउट गिफ्टेड होता है वो, उसके पास अल्लाह ताला की अता करदे सलाहियतें होती हैं।
विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, ज़िंदगी से भरपूर होता है, मोर इंथोजिज्म एंड टेंडरनेस। इंथोजिज्म मीन कि उसके पास ज़्यादा जो है वो पैशन होता है, ज़्यादा जोश व खरोश होता है, ज़्यादा उसके अंदर उसके पास टेंडरनेस होती है, नरमी नरमी होती है। हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज, तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोइट वैसे तो एक आम इंसान है, लेकिन ये बाकी इंसानों से मुख्तलिफ होता है। बाकी लोगों में और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये आम इंसानों से ज़्यादा हसास है, ज़्यादा जज्बाती है, मोर इंथोजियाज़म, ज़्यादा जज्बाती है और ज़्यादा नरम मिजाज है। हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज और ऑफ ह्यूमन नेचर, और जो इंसानी फितरत का ज़्यादा जो है इल्म रखता है, एंड द मोर कंप्रिहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैन काइंड। The truth of this statement struck down the ideal of literary conventions. अब ये जो द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का जो सच है, स्ट्रक डाउन द आइडल ऑफ लिटरेरी कन्वेंशंस, जो अदबी रवायात हैं, ठीक है, उनके दरमियान ये जो है वो फंस गया है, बेस्ड ऑन रीज़न। ठीक है, वो जो लिटरेरी कन्वेंशंस हैं, जो रवायात हैं, जो रीज़न और रैशनैलिटी पे बेस की गई हैं, which had been blindly worshipped for so long, which, ठीक है, जो एक लंबे अरसे से अंधाधुंध जिनकी पूजा की गई है, वर्शिप जिनकी पूजा की गई है, मतलब इस तरह से उनको फॉलो किया गया है जिस तरह से आप किसी की पूजा करते हो। by defining poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, बाय डिफाइनिंग, डिफाइन करते हुए कि पोइट्री जो है एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस के पोइट्री जो है प्लानिंग का नाम नहीं है, स्पॉन्टेनियस जो कि बेसाख्ता है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ठीक है, ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जज्बात के बहाव का नाम जो बेसाख्ता निकलते हैं, कि आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो पोइट्री की फॉर्म, पोइट्री जो है इस हालत में आप कर सकती हो कि जो बेसाख्ता आपके अंदर से निकलती है, जो आपके इमोशंस का ओवरफ्लो है। ठीक है, ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स। ठीक है, ही रिवॉल्टेड, उसने बगावत की अपनी जो क्या कहते हैं, खुश्क किस्म की रीजनिंग थी, जो दानिशमंदी थी ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, अपने जो साबका उसके राइटर्स थे, ठीक है, उनकी रीजंस को, ठीक है, वो ड्राई कह रहे हैं कि खुश्क था, उसमें कोई मज़ा नहीं था, कोई इंजॉयमेंट नहीं था, कोई इंटरटेनमेंट नहीं था। उसके ख़िलाफ़ उसने बगावत की बाय गिविंग हिज आइडियाज़ अबाउट द पोइटिक लैंग्वेज एज सिंपल एंड नेचुरल। बाय गिविंग हिज आइडिया, अपना वो ख़याल देते हुए, अपना नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए, ठीक है, पोइटिक लैंग्वेज को लेकर, कि पोइटिक लैंग्वेज में भी जो है वो सिंपल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, हर इंसान को इस यूनिवर्स के हर इंसान को अपील करे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो उस लैंग्वेज को का बैकग्राउंड समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उस ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो एक आम इंसान को अपील करती है, जो हर इंसान उसको पढ़ सकता है बिना किसी बैकग्राउंड नॉलेज के, बिना उसको जो है वो क्या कहते हैं, मीनिंग पता होने के। जब आप आम लैंग्वेज में कोई पोइट्री प्रोड्यूस करोगी तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी, और जो है वो प्लेयर जो है वो देगी। ही अपोज द गॉडीनेस एंड इनेन फ्रेजियोलॉजी ऑफ द अफेक्टेड क्लासिकल स्टाइल। अब उसने जो है मुखालफत की, ठीक है, गॉडीनेस जो क्या कहते हैं, चीप किस्म के सेंटेंसेस थे, जो बेहुदा किस्म के की वर्डिंग थी, उससे एन इनेन फ्रेजियोलॉजी ऑफ द अफेक्टेड क्लासिकल स्टाइल। फ्रेजियोलॉजी मीन कि इस तरह के जो
फ्रेजेस ऐड करना जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉन्ग थी और अनेबल टू अंडरस्टैंड थी, लंबे लंबे फ़िक्रे थे, उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्लासिकल पोइट्री में शामिल था, ठीक है। हवाला जात दिए जाते थे, रेफरेंसेस दिए जाते थे, और इतनी जो है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था जो एक आम इंसान के लिए, एक आम रीडर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल था। ये जो है हम जो है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो ये वाला पैराग्राफ है इसमें भी वही बात हो रही है, तो हम इसको जो है वो नहीं स्टडी करेंगे, तो हम नेक्स्ट इसका इसका जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है वहाँ से जो है वो स्टडी करते हैं कि बिसाइड्स लिरिक्स वर्ड्सवर्थ रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स ऑफ रेयर मेरिट लाइक टू मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिसाइड्स लिरिक्स, लिरिक्स के अलावा, ठीक है, गाने लिखने के अलावा, गाने के बोल लिखने के अलावा वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा जो है वो सोनेट लिखी। सोनेट सोनेट क्या है? सोनेट भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, पोइट्री की एक शक्ल है, ठीक है, और 14 लाइन्स पर की मुश्तमिल होती है। सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोइम, 14 लाइन्स पर मुश्तमिल होती है, और ये बेसिकली इटली से ओरिजिनेटेड है। इटली की ये फॉर्म है, जिसे जो है वो ब्रिटेन में जो है वो लेकर आए थे कुछ पोइट्स थे। सो मिल्टन जो है, ये जो टू मिल्टन है, जिसका दूसरा नाम है लंदन 1802, लंदन 1802, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस सोनेट है जिसमें जो है वर्ड्सवर्थ ने क्या कहते हैं, मिल्टन को डिस्कस किया है, और इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, मिल्टन दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस और। तो आपने ये लाइन याद रखनी है, कहीं कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि मिल्टन के बारे में ये लाइन किसने कही है, तो वो वर्ड्सवर्थ ही होंगे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ वो वही शायर हैं जिसने जो है वो मिल्टन को ट्रिब्यूट देने के लिए उन उन पर जो है ये सोनेट लिखी थी। तो उसके बाद आ जाती है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये भी जो है क्या कहते हैं, नेचर, इसकी थीम भी जो है मैन वर्सेस नेचर है, ठीक है। फितरत को प्रेज़ करते हैं इसमें वर्ड्सवर्थ, इसमें नेचर को प्रेज़ करते हैं, और द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ की पोइम है, और इसमें वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, क्योंकि इसमें जो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है लोग नेचर से दूर हो गए हैं, लोग जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो इसमें जो है वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि दुनिया किस तरह जो है वो नेचर को छोड़कर जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो मसरूफ़ हो गई है, एंड दे हैव नो टाइम टू वॉच नेचर। अच्छा, ये सारी जो है वर्ड्सवर्थ की एक कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुई थी 1807 में, एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था, और ये सारी जो पोइम्स थी, मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये सारी इसी कलेक्शन में थी, ये सारी इसी में जो है वो पब्लिश हुई थी। इन विच, अच्छा ये जो बात हो रही है कि मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वर्ड इज़ टू मच विद अस, इन विच देर इज़ अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ थाट इन लैंग्वेज, जिसमें जो है कि बहुत ही अमदा जो है वो मजमुआ है, ठीक है, लैंग्वेज का और थॉट का। इन हिज ओड्स अ ऑड टू ड्यूटी एंड ऑड टू अ ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, he gives expression to his high ideals and philosophy of life। अच्छा, ये जो ऑड है वर्ड्सवर्थ की, ऑड ओड्स जो हैं इसकी, सॉरी, ओड्स जो हैं इसकी, ये भी बहुत जो है, इसमें भी वर्ड्सवर्थ ने नेचर को डिस्कस किया है,
और इसके अलावा ही गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज